अभिभावक और हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे साथी, हमारे जो है जो अति करीब हमारे लोग हैं, उनको हमने चाहा कि भाई साहब से उनका एक गेट टुगेदर हो जाए। यूँ तो ये कार्यक्रम बृहद स्तर पर होने योग्य है, क्योंकि अब वही होता है कि भाई हमें नहीं बुलाया, हम नहीं पहुंच पाए, हम नहीं आ पाए, तो बहुत सी शिकायतें आती हैं बाद में। पर उसको भी अब शॉर्ट टाइम था, तो हमने आपसे अनुमति ले करके, आपने भी अनुमति दे दी अनीस भाई साहब ने, तो हमने ऐसा बुला लिया। तत्कालिक रूप से जो लोग आ सकते थे संभव वे आ रहे हैं। आप आईपीएस होते हुए ज्योतिष में इतना अच्छा ज्ञान आपका, ये एक विषय है। तो मेरा यही कहना है कि इस व्यक्तित्व से यही सीखा जाता है। ये जो जोड़ने की कला है ना, ये जोड़, आज हम चाहे हो सकता है सारे लोग एक दूसरे को आज के बाद ना जाने, लेकिन कम से कम 5 लोग तो जान जाएंगे एक दूसरे। कल शाम, देर शाम की बात है, अशोक चौबे जी जो डीजीसी रेवेन्यू है, उनके चैम्बर में 4-5-6 लोग हम बैठे हुए थे। तो अचानक एक बात चली, तो इन्होंने धीरे से मुझसे कहा कि चलिए तनी मिल के आओ तनी जा, मतलब चलिए अभी मिल के आते हैं। मैंने कहा, तो उन्होंने अनीस साहब का नाम, एक तो नाम इनका, और वो भी थोड़ा नाम लीक से हटकर है। फिर उन्होंने आईपीएस बोला, तो अच्छा खासा आदमी आईपीएस से आजकल हिल जाता है कि मिलने जाए, पता नहीं किस मूड में हो और कभी क्या कह दें और क्या नहीं कहें। फिर उन्होंने ये बताया कि वो ज्योतिष के ऊपर उनका बहुत अच्छा कमांड है। तो मैंने कहा एक आईपीएस और ज्योतिष के ऊपर कमांड। फिर मेरी जिज्ञासा हुई कि परंपरा ऐसे टूटी कि हमारा मुख्य अतिथि पहले आ गए, हमें पता ही नहीं। वो बोले आ गए, मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ। तो वो बोले इनसे परिचय कराई, जब इनका नाम आया तो हमें पता ही, तो हमारे बीच में आ गए। कोई वो नहीं, साधारण तरीके से हंसते मुस्कुराते आके बैठ गए। तो इन्होंने मना कर दिया। लंदन या अमेरिका कहीं जाने की बात थी, तो मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँ, यहीं रह के अपने देश के लिए कुछ करूँगा। लगे सब तैयारी करने आईएएस की, 44वीं रैंक आई इनकी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, थोड़ी सी देर मैंने से पढ़ा, 44वीं रैंक आई। फिर उसमें आया कि ये धीरे धीरे उसमें करते हुए जयपुर में सीबीआई के, आप लोग सीबीआई की बात अभी चल रही थी यहाँ जो बैठे थे, जयपुर में सीबीआई के प्रमुख रहे, दिल्ली में डीआईजी से उसमें रहे। वो मैं सबको कहूँगा, परिचय का दौर में एक परिचय देना चाहूँगा। भाई हाँ, वो मेरे भैया हैं देवेंद्र जी, आइए। के पास ही रह के करी, नौकरी छोड़ने में भी भैया ने मदद कराई कि भैया कि मैं हूँ पीछे। मतलब जब मैं विप्रो में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, आईटी के बाद जब जॉब करता था, तो भैया ने कहा नहीं तुम बड़े कामों के लिए बने हो। तो भैया जो हैं शुरू से एंड तक सब चीज़ों में हमारे वो हैं। और छोटा भाई है रविंद्रनाथ दुबे, इंडियन ऑयल में डिप्टी जनरल मैनेजर है, ये दिल्ली में है अभी। और कुछ संजोग ऐसा रहा कि राजस्थान में भी ये मेरे घर के पास रहे, दिल्ली में भी अभी मेरे घर के पास हैं। मतलब जहाँ जहाँ हम लोग पोस्टिंग होती है, तो इनके इंडियन ऑयल और सरकार मुझे साथ साथ कर देती है, पता नहीं कैसे। तो शुरू करने से पहले मैं आज एक तो बहुत ही ज़्यादा ऑनर्ड और बहुत ही मैं ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि इतने विद्वान लोगों के बीच मैं हूँ। और ये बहुत ही रेयर होता है कि सबको खड़ा होकर एड्रेस करने में आसानी रहेगी। नहीं बढ़िया। ये बहुत रेयर होता है कि इतना कॉन्ग्रीगेशन, इंटेलेक्चुअल कॉन्ग्रीगेशन, जहाँ पर मुझे इतना सम्मान किया जा रहा है, पता नहीं मैं इतना। और चंद्रमा इस समय रेवती नक्षत्र में है, जो कि लास्ट साइन मानते हैं हम पाइसिस का। तो एक रेवती नक्षत्र सूत्रम 30 सेकंड का है, तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है उसका, बड़ा सात्विक मंत्र है। उसके साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ।
ओम पूषारे वस्वन्येति पंथाम पुष्टिपति पशुपा बाजबस्त्यो इमानि हव्या प्रयता जुषाणा सुगैर्नौ यार्नैरुपयातां यज्ञं क्षुद्रान् पशून् रक्षतु रेवतीना गावो नो अश्वाङ्गन्वैतु पूषा अन्नं रक्षन्तौ बहुधा विरूपं वाजं सनुतां जजमानाय यज्ञम्। बहुत पावरफुल मंत्र है एकदम। इतने विद्वान यहाँ पे बैठे हैं सब, जो संस्कृत के बहुत बड़े बड़े ज्ञाता हैं। मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूँ, ये कुछ ईश्वर की कृपा है कि मुझे मंत्र याद रहते हैं। वैदिक समाज की विधि से हम लोग जिए, उसी के लिए ये मंत्र बनाए गए। और इतने पावरफुल साउंड इंटोनेशंस हैं कि वाइब्रेशन होगा ही होगा। मतलब ऐसा वाइब्रेशन, जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं मंदिर में, कहीं भी जाते हैं हम, किसी भी रिलीजियस स्थान पर हम जाएंगे, आप देखेंगे एक वाइब्रेशन ही अलग है, एकदम फीलिंग अलग आती है बिल्कुल। और वो जो फीलिंग है, जो एनर्जी आती है, वो हमें नेचुरल स्टेट में वाइब्रेट करने के लिए उसको हमें एक कॉन्ग्रुएंट बना देती है। तो इसलिए मैं हमेशा सोचता हूँ कोई इतने महती कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा या मंत्र से हो और समापन भी मंत्र से हो और बीच में सारा संपूर्ति करना हो, क्योंकि मंत्र से, ओम से ही सब शुरू है, ओम पे ही सब खत्म है, सब समाप्त है। मैं मतलब जैसे डॉक्टर रुचि मैथमेटिक्स की प्रोफेसर हैं, मुझे भी मैथ्स का बड़ा शौक रहा। मैं आईआईटी में गया और मुझे हमेशा ये था कि ये गणित जो है, कि मैं जब धूप में खड़ा होता हूँ तो मुझे गर्मी क्यों लगती है, क्या चीज़ आ रही है सूरज से। जब मैं ये पढ़ता हूँ कि टाइड्स आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, तो चंद्रमा इतनी दूर से कैसे समुद्र की उसको उठा रहा है, तो मेरी जो बॉडी है वो भी 70% पानी है। तो जब समुद्र का पानी उठा रहा है चंद्रमा, तो मेरी बॉडी के पानी को भी वो उद्वेलित कर रहा होगा। और यही बेसिस है ज्योतिष का। और फिर मैं 2003 से मैंने, फिर जैसे ही मैं आईपीएस बना और फिर मैंने इसकी पढ़ाई शुरू करी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी मतलब इस तरह से मैं इतने प्रबुद्ध लोगों के सामने बोल पाऊँगा। मैं एक छात्र हूँ, डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दूँ। मात्र 18 साल की पढ़ाई में मुझे ज्योतिष की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये ज़रूर है कि मैं कंसिस्टेंटली कोई भी चीज़ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही विशाल मतलब सब्जेक्ट है, बहुत विशाल सब्जेक्ट। और एक एक चीज़ मतलब ज्योतिष में, आप चाहे ताजक ले लें, तिथि प्रवेश ले लें, ट्रांजिट्स ले लें, गोचर और वर्ग चक्र ले लें, एक एक अपने आप में 100 साल की पढ़ाई है। क्योंकि ये 5000 वर्ष का एक कंटिन्यूअस बॉडी ऑफ नॉलेज है जो आज तक सरवाइव कर रहा है। कि आज हम 2022 में ज्योतिष के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब इस सब्जेक्ट में इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ थी कि ये आज भी सरवाइव कर गया। और हमारे बीच प्रोफेसर्स हैं, इतने ज्ञानी लोग हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, तो कुछ तो है इस विषय में। और नेचुरली है कि जिस तरह से ज्योतिष में बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तो फिर मेरा भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। और मैं इतना मतलब अभी तक जो पहुंचा हूं, इस एक लाइन में अगर मैं आपको ये बोलूं कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जो है वो भविष्य बताने के लिए नहीं है, वो भविष्य को संभव बनाने के लिए है। यदि आप ज्योतिष से ये समझ जाएं कि आप किस प्लैनेटरी एनर्जीज़ के अंदर हैं और उन प्लैनेटरी एनर्जीज़ का यूज़ करके, कर्म करके, वो सफरिंग्स लेकर आप कैसे अपने आप को, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो जब लोग मेरे पास आते हैं पूछने के लिए कि भाई साहब नौकरी अप्लाई करिए, मिलेगी कि नहीं, मैं कहता हूँ आपका क्वेश्चन गलत है। आप ये मत पूछिए कि नौकरी मिलेगी कि नहीं। ज्योतिष आपको ये नहीं बता सकता। ज्योतिष आपको ये बता सकता है कि आपको नौकरी मिलेगी कैसे। भविष्य को जो संभव बनाने वाली बात है वो मैं रैशनल एस्ट्रो के थ्रू करता हूँ। भविष्य के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है हम भविष्य को संभव बनाने के लिए एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करते हैं। और वो कैसे करते हैं? वैदिक रेमेडीज़, 3 तरह की रेमेडीज़ हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक मंत्र होते हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, राजसिक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जेमस्टोन्स, रत्न वगैरह, और तामसिक जो है वो तंत्र।
फिर मैंने काफ़ी टाइम मंत्रों पे काम किया, काफ़ी टाइम रत्नों पे काम किया, तंत्र में मैं कभी नहीं गया। तो डिस्क्लेमर मेरा यही है कि मैं सीख रहा हूँ और शायद ज़िंदगी भर सीखूँगा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत विराट है, बहुत कुछ मुझे नहीं भी पता है, रिसर्च की कोई कैपेसिटी नहीं मेरे पास, एक इंडिविजुअल हॉबी है, पैशन है। और मैं ये मानता हूँ कि ज्योतिष इतना ज़बरदस्त सब्जेक्ट है कि आप कैसे फ्री विल से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और बहुत सारी अनफॉर्चुनेटली भ्रांतियाँ हो गई, साढ़े साथी, काल सर्प योग, मंगल दोष, मतलब इतना सारा, लेकिन ये सब ज्योतिष टेक्स्ट में इसकी डेफिनेशन ही अलग है। कुल मिला के मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है उसमें, क्योंकि हर चीज़ का उसमें सॉल्यूशन दे रखा है, हर एनर्जी का उसके अंदर सॉल्यूशन दे रखा है। इसलिए वो मेरे लॉजिकल माइंड को अपील किया और मैं फिर ज्योतिष के अंदर घुसता चला गया। मैं हाउस को ओपन करता हूँ, मैं खुद सीखना चाहता हूँ आप सब लोगों से, और मैं इस गैदरिंग को अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहा हूँ कि मुझे इतने ज्ञानी लोग फिर नहीं मिलेंगे मतलब इतने सम्मानित ज्ञानी लोग ना, इतना बड़ा कॉन्ग्रीगेशन बहुत ही रेयर है एक्चुअली। तो मैं भी सीखना चाहता हूँ डिस्कशन से कि आप लोगों के ऑब्वियसली प्रश्न भी बहुत अच्छे आपके दिमाग में आएंगे। और ज्योतिष हमेशा मतलब इंटेलेक्चुअल लोगों को ही डील करना चाहिए, आप सब जैसे प्रबुद्ध लोगों को ही ज्योतिष का सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, जहाँ पर आप लॉजिकली चीज़ों को समझते हैं, लॉजिकली चीज़ों को करते हैं। तो हाउस ओपन करता हूँ, आप मुझे कुछ सिखाइए किसी भी विषय पे। सर मेरा एक क्वेश्चन जी। जैसे आपने रेशनली एस्ट्रो को देखा, तो डू यू थिंक इट्स ए लाइक ए प्रेडिक्शन और ए प्योर साइंस? हाँ मैडम, बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली साइंस तो नहीं है। साइंस की डेफिनेशन क्या है कि रेप्लिकेबिलिटी, कि आप एक फार्मूला बनाएंगे तो वो चीज़ रेप्लिकेबल होनी चाहिए अलग अलग सिचुएशंस में। जैसे E = mc² आप वर्ल्ड में कहीं भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन ज्योतिष में क्या है, हर चार्ट अपने आप में एक अलग दुनिया है। हर एक मतलब आप इवन जैसे ट्विन्स हैं, जुड़वा बच्चे हैं, वो भी क्यों डिफरेंट हैं, क्योंकि उनके राशि चार्ट ज़रूर सेम हो सकता है, लेकिन जब आप वर्ग चक्र बनाएंगे, आप नाड़ी अंशा तक जाएंगे, जब 150 डिवीजन राशि के होते हैं, तो आप देखेंगे कि वो डिफरेंट है। क्योंकि जहाँ राशि में लग्न 2 घंटे में चेंज हो जाता है, षष्ठी अंशा में जो D60 पास्ट लाइफ का जिसको चार्ट बोलते हैं, उसमें लग्न 2 मिनट में चेंज हो जाता है। और ट्विन्स आप देखेंगे कभी भी दोनों एक साथ कभी भी बाहर नहीं आएंगे, ये प्रकृति का नियम है। वो हमेशा कुछ ना कुछ समय का गैप जरूर रहेगा वर्ल्ड ओवर। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों एक साथ एक ही मोमेंट पे 2 जुड़वा बच्चे पैदा हो, कभी नहीं होगा ऐसा। तो साइंस, अब साइंस भी इवॉल्व कर रही है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी एक साइंस का आदमी हूँ। एक समय था जब पूरी ह्यूमैनिटी, पूरा विश्व ये मानता था कि पृथ्वी जो है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स। फिर गैलीलियो आए, गैलीलियो ने बोला नहीं 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 नहीं, पृथ्वी सेंटर नहीं है। फिर धीरे धीरे लोगों को रियलाइज़ हुआ नहीं, क्या तो सही रहा है। फिर उसके बाद और आगे बढ़े, ये हुआ कि साहब हम स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल तक पहुंच गए, एटम तक पहुंच गए हम। लेकिन फिर ये हाइजेनबर्ग, रदरफोर्ड, इन लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो साइंस भी इवॉल्व होती जा रही। देखिए आप, साइंस भी फिक्स नहीं है। आज फिजिक्स इतनी डिफाइंड है, बट यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको में एक ग्रेविटेशन का एक डिपार्टमेंट है, उसमें प्रोफेसर सिलिया है एक लेडी, उन्होंने वो टेली पैरेलल ग्रेविटी पे काम कर रही हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी थ्योरी है वो ब्लैक होल्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे हमारा यूनिवर्स है ना, 95% डार्क एनर्जी, हम जानते ही नहीं क्या है वो। तो हमारी नॉलेज ही बहुत पुअर है साइंस की। तो साइंस भी इवॉल्व कर रही है, साइंस भी अनसर्टन है, साइंस भी फेल हो रही है। तो फिजिक्स के सारे लॉज ब्लैक होल के मुहाने तक जाके फेल हो जाते हैं, फिर कोई फिजिक्स नहीं हो। तो इसी तरह डार्क एनर्जी में जो ज्योतिष भी इवॉल्व हो रहा है। तो जहाँ चित्रपक्ष आयनमशा से कुंडलियाँ बनती थी 1938 में, जब एनसी लाहिरी की कमेटी बनी, तो वो जब ज़ोडिएक फिक्स हुआ, अब आज हम लोग पुष्यपक्ष आयनम से हॉरोस्कोप बनाते हैं। तो ज्योतिष भी पूरा इवॉल्व हो रहा है। तो जैसे 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 ये सब चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, तो साइंस इसको नहीं कह सकते, आर्ट भी नहीं कह सकते, लेकिन कहीं बीच में है ये। It's a mixture of prediction and science?
मे बी इंट्यूशन हैज़ अ लॉट ऑफ रोल, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जब हॉरोस्कोप देखता है तो उसके दिमाग में क्या विचार आते हैं उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। और सेम कॉम्बिनेशन पे आप सेम रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर कर सकते। किसी का अगर बृहस्पति 9वें घर में है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत धार्मिक आदमी है जब तक कि आप और कॉम्बिनेशन नहीं देखेंगे। तो हो सकता है कोई धार्मिक हो सकता है कोई ना हो, क्योंकि उसके ऊपर क्या दृष्टियाँ पड़ रही हैं, क्या है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। तो साइंस नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी इसमें इंट्यूशन का रोल है, साइकोलॉजी का बहुत रोल है, क्योंकि और स्पिरिचुअलिटी का बहुत रोल है। स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है, तो मैं ज्योतिष को एक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मानता हूँ जो कि इंसान को जीवन जीने की बेहतरी की तरफ, मतलब कैसे जीवन को बेहतर तरीके से जिया जाए, वो ज्योतिष हमें गाइड करता है। आपका कुल मिला के कहना है इट इज नॉट ए प्रेडिक्शन बट इट इज संभावना का गेम ऑफ, हाँ गेम ऑफ संभावना, स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन बहुत है। सूत्रकों का प्रतिपादन करा षड बल में नवांश, और चाहे वो विवाह का मामला हो चाहे ऋतु का मामला हो, सब में इन्होंने चंद्रमा को केंद्र में रखा। अगर चंद्रमा को एक केंद्र में नहीं रखते हैं तो ये कुछ भी नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं बता और भविष्य का तो छोड़िए कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही बोला। लेकिन जैसे चंद्रमा मन सो जाता है चक्षु सूर्योदय जाए, चंद्रमा मन का कारक है तो सूर्य भी उसके साथ में है, और सूर्य जो है वो 9 ग्रहों में सबसे पहले स्थान पे आता है। तो सूर्य को प्राथमिकता क्यों नहीं देते हैं? और क्या भृगु, पाराशर और जैमिनी के अलावा ज्योतिष शास्त्र उसके आगे भी है या इन्हीं पर खत्म हो जाता है? तो मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे, हमें इसके बारे में। देखिए, बृहद पराशर होरा शास्त्र तो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना गया जी। और ऋषि पराशर जो है वो ऋषि शौनक के परसेप्टर थे। ऋषि शौनक जो है नारद से थे, तो कहते तो यह है कि स्वयं नारद ऋषि के मुख से ज्योतिष निकला। तो अब नारद से ऊपर तो फिर कोई है ही नहीं, वो तो बिल्कुल सृष्टि प्रारंभ ही हो गई, एक तरह से कहें बात हो गई। दूसरा जो रही बात सूर्य की जो मेन वो है, तो थोड़ा सा मैं डिफ़र करूँगा। मतलब आपने ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया कहा, उन्होंने सारे 9 ग्रहों को बहुत अच्छा माना, मतलब बहुत महत्वता दी। और सूर्य के लिए तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मतलब सूर्य के ही अम्ब्रेला में सब कुछ हो रहा है। मतलब सूर्य को एक अलग वो ना बता के उन्होंने बताया कि सारे सब सूर्य की एनर्जी में ही है, सारे के सारे, और सब लोग सारे प्लैनेट सूर्य से ही एनर्जी डिराइव कर रहे हैं। चंद्रमा इसलिए मन का कारक है क्योंकि षोडश कलाएं हैं चंद्र की, और जिस तरह से मैंने बताया कि वो टाइड्स को कॉज कर रहा है, तो ऐसे हम लोग चंद्रमा के एक लूनर डे में 16 मूड्स को एक्सपीरियंस करते हैं। वो हम नोट नहीं करते, लेकिन कभी हम एंग्री होते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी तो एक तुरंत हम चंद्रमा के मूड स्विंग्स में, जिसको मूड स्विंग्स बोलते हैं, किसी का चंद्रमा एफ्लिक्टेड हो कुंडली, उसको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। इसी तरह आप देखेंगे पूर्णिमा के दिन जो विक्षिप्त व्यक्ति होते हैं वो और ज़्यादा विक्षिप्त हो जाते हैं, मतलब ल्यूनेटिक्स बिकम, क्योंकि वो इतना एनर्जी लेके एकदम उद्वेलित हो जाते हैं माइंड में। तो सूर्य को भी उन्होंने पूरा महत्व दिया, ये कह के कि सूर्य के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन चूंकि मन ही वो चीज़ें पकड़ रहा है और मन का कारक चंद्रमा है, तो और क्योंकि मन के बिना हम कुछ देख ही नहीं पाएंगे। नहीं, जैसे गांव का साधारण किसान है, वो देखता है दक्षिण दिशा से बादल आ रहा है, तो हाँ। वो कह देगा हाँ आज बारिश बहुत तेज होगी। हाँ बिल्कुल। अगर पूर्व से बादल आ रहा है तो कहेगा बारिश नहीं होगी, उसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं, हाँ ये कहीं ना कहीं लगा। जिज्ञासा ये है कि सूर्य को क्यों पीछे छोड़ दिया जाता है? बट मेरे हिसाब से सूर्य पीछे नहीं छूटा है, वो सब कुछ सूर्य के अंदर। ये है कि जब हम चंद्रमा की बात करते हैं, यहाँ तक ज्योतिष में जो भी है बलवान सूर्य है, हम सब मानते भी और प्रैक्टिकल भी है, तो उसकी बात क्यों नहीं? मतलब आज का तो चलो हाँ। आपने नक्षत्र के हिसाब से किया और चंद्रमा को आगे लेके चले गया, लेकिन उनका जो कारण जो है, किसी भी ग्रह की अगर बात करते हैं तो चंद्रमा को देखा जाता है, चंद्रमा कैसा है, तो सूर्य को क्यों नहीं? नहीं, मैं यहीं पे थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ कि न सिर्फ चंद्रमा, जबकि सूर्य, आप जैसे ताजक चार्ट देखेंगे, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सूर्य है कि नहीं? सूर्य है। दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कहीं एनर्जी है तो सूर्य के पास। बिल्कुल। नहीं भाई साहब, इसमें भी एक भ्रम है। सूर्य पावरफुल कैसे है? जिसका बल ज्यादा होगा वही षड बल में जो मजबूत होगा वही मजबूत है। आपकी कुंडली में आपके लिए सूर्य मजबूत है, ओवरऑल सूर्य मजबूत माना जाता है। ओवरऑल अलग अलग, ओवरऑल में डेली उसका बल है। कौन आज के दिन कौन सा बलवान है, कल के दिन कौन, अपनी राशि में जो होगा वो तो सौदे बलवान रहेगा। और न सिर्फ षड बल, मैंने सप्तवर्गीय बल, 10 वर्गीय बल। और अब इस तरह से समझें कि जैसे हम सब लोग इस कमरे में बैठे हैं और हम बोतल को देख रहे हैं, माइक को देख रहे हैं, कैमरे को देख रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान दीवारों पे नहीं जा रहा है। जिन दीवारों के अंदर हम बैठे हैं,
कि सूर्य का ये महत्व है, सूर्य के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। एग्जाम्पल के रूप में कुछ अभी जिस समय जो चल रहा है वर्तमान परिवेश में, बहुत सारे ज्योतिष रोज आ रहे हैं, अपनी अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया वाला युद्ध चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? मैंने इसके ऊपर स्टडी नहीं किया फ्रैंकली। मैंने मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी एक ब्रांच होती है, ये मुंडेन का पार्ट है जब कंट्रीज़ का। तो जब लॉकडाउन हुआ था इंडिया में मार्च 2020 में, तब जब ये कोरोना आया ही था, तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि ये कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा। तो ये मेरा पहला मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में एक आर्टिकल था। मैंने इसमें 165 AD से पेंडेमिक्स उठाए, जो जस्टिनाइन प्लेग, एंटोनाइन प्लेग। और एस्ट्रोलॉजी की पावर आप देखिए कि जब मैंने एंटोनाइन प्लेग जो है ना, वो लंग्स को प्रभावित कर रहा था। तो जहाँ पर भी पेंडेमिक का पीक था जिस सिटी में, उसकी हिस्ट्री पढ़ी पहले मैंने, और उसमें दिन के 12 बजे, ताकि सब जगह मैं दिन के 12 बजे का ही टाइम रखूँ, उसका चार्ट बनाया। तो मैंने देखा एक राहु और केतु का जो एक्सिस है वो जेमिनी और टॉरस के एरिया में घूम रहा है, क्योंकि लंग्स का एरिया वो है। फिर मैं जस्टिनाइन प्लेग पे गया, उसके बारे में पढ़ा, वो करीब 500-600 साल बाद हुआ था। उसमें भी लंग्स अफेक्ट हो रहे थे। तो मैंने देखा कि राहु केतु एक्सिस फिर वहीं उसी एरिया में आ रहा है, तो एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। फिर मैंने सोचा कि एक ऐसा प्लेग लेता हूँ जिसमें लंग्स अफेक्ट नहीं हुए। तो मैंने ब्लैक डेथ उठाया। यूरोप में ब्लैक डेथ हुआ था कई सदियों पहले। ब्लैक डेथ पेट के एरिया में हुआ था। जब मैंने उसकी कुंडली बनाई तो मेरा सांस रुका। मैंने कहा ये जो एक्सिस है राहु केतु का, ये लियो पे या वर्गो पे मिलना चाहिए, क्योंकि पेट का एरिया तो वो है ना, और वही मिला मुझे। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि अब कोरोना वायरस को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और फिर जब कोविड का चार्ट बनाया और उसका एक्सिस देखा तो वही मिला मुझे टॉरस पे, जहाँ लंग्स है। और फिर ये सारे प्लेग्स कैसे ख़त्म हुए ह्यूमैनिटी से, उसके ऊपर फिर मैंने कोविड का एक चार्ट बनाया कि ये 12 अप्रैल 2022 के बाद ये वर्ल्ड विल बी एबल टू डोमिनेट इट, और उससे लेके जाएगा कभी नहीं। और चूंकि मरकरी भी का हाउस है, जेमिनी का लॉर्ड मरकरी है, तो कम्युनिकेशन पैटर्न वर्ल्ड का चेंज हो जाएगा परमानेंट। वो हुआ भी। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में मैं इतना दखल नहीं रखता हूँ, लेकिन जो एक आर्टिकल, फिर सेकेंड वेव आया। सेकेंड वेव में लोगों ने पूछा कि ये फिर क्या हुआ कि चूँकि पहला वेव लंबा चल गया था, तो प्रिडिक्शंस ये आने लगे कि ये 1 साल तक चलेगा, और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं कि ये 13 मई के बाद तो गिर ही जाएगा। और एग्जैक्टली 13 मई को पीक किया वो। अब और कोई वेव नहीं, अब कोई वेव नहीं। आने वाले 100-110 साल तक अभी कोई और ऐसा बस। अब क्योंकि इसमें ना राहु केतु का जो एक्सिस है वो टॉरस से शिफ्ट होके एरीज में आ गया। जैसे एरीज में जब आएगा ना, तो मतलब पूरे वर्ल्ड की जो इम्यूनिटी है, जो सन की आप बात करें, देखिए अगर ये सन ही है जो कुछ है, कोविड से हम जीत पा रहे हैं बिकॉज सूर्य के ऊपर जब पूरी ये सारी हटेगी प्रोसेस, और जैसे ही एक्सिस शिफ्ट होगा एरीज में, तो पूरे वर्ल्ड में एक नेचुरल इम्यूनिटी आएगी। आप देखिए सूरज की एनर्जी से। तो इसलिए अब और कुछ नहीं है, दिस इज द लास्ट। अभी एक आर्टिकल छपा था अखबार में, मणिंद्र अग्रवाल की प्रोफेसर जी, उसे जून का कुछ ऐसे बोला था, 22 जून से। हाँ, देखिए जाएगा तो ये कभी नहीं, क्योंकि कोई भी पेंडेमिक कभी गया नहीं। जाने का तो नहीं है, इसके साथ रहना। लेकिन आप जो वेव की बात कर रहे हैं, हाँ, आपका मानना है कि 12 अप्रैल अब कोई और वेव तो नहीं, कहना है कि 4th और 5th वेव भी आनी है। नहीं आएगी अब। पता नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली लगता नहीं है। अगर आएगी तो उसको फिर पढ़ा जाएगा कि हमारी कहाँ चूक रही है, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, हम सब छात्र हैं। कभी भी मैं ये क्लेम नहीं करता कि ये मैंने कह दिया है तो ये, क्योंकि अगर जहाँ गलती होगी वहाँ मैं सीखूंगा। जितनी गहराई में जाएगा उतना ही गहरा, उतना और गहरा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी मुझे नहीं पता है। तो अगर कहीं जून में आ गई वेव, तो मैं वापस ड्राइंग बोर्ड में बैठ जाऊंगा और उसके बाद मैं स्टडी करूंगा कि एग्जैक्टली अभी क्या कॉम्बिनेशंस है। उससे मेरी नॉलेज थोड़ी और बढ़ जाएगी, तो वो भी एक सीखने का एक मौका होगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अभी जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है, अभी लगता नहीं। ये महंत जी हमारे बैठे हैं, विराजे हैं, इनका केंद्र है हमारे शहर की, मतलब बहुत ही विद्वान है, बुलंद आवाज़ है, और ऐसी आरती करते हैं। इन्होंने मौका नहीं दिया फिल्मांकन करने का मुझे,
मतलब रूह, मतलब ये रोंगटे खड़े हो जाए। फल होता है जी, वो नाम से एक्यूरेट होता है या देखिए कुछ अलग अलग विधाएं हैं, जैसे अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स में अलग अलग अक्षर अलग अलग प्लैनेट्स पे दिए गए और नक्षत्रों के अक्षर दिए गए कि अ आ ई उ जा जे जी जा, ये अलग अलग नक्षत्रों में जो लोग पैदा होते हैं उनका चार्ट रहता है। फिर डेट ऑफ वाला भी होता है, सितंबर में वर्गो हुआ या हाँ, अब वर्गो क्या, वो लिंडा गुडमैन वाली पद्धति है। तो ज्योतिष दो तरह से है। हाँ, ज्योतिष दो तरह से है। हम लोग जो वैदिक ज्योतिष वाले हैं वो निरायन ज्योतिष है, और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो सायन ज्योतिष है। सायन ज्योतिष में ये लोग क्या करते हैं, ये सीजन्स के बेसिस के ऊपर चलते हैं कि सन अगर एक राशि में इस तारीख से इस तारीख तक है तो ये लोग लियो हो गए, और ये लियो जो है ये सभी सारे लोगों के ऊपर एक ही तरह का प्रभाव पड़ेगा। ऐसा तो होता नहीं ना, हमारे तो ट्विंस भी डिफरेंट हैं, तो हमारे जुड़वा बच्चे भी डिफरेंट हैं। तो केवल निरायन ज्योतिष ही एकमात्र ज्योतिष है जो ये एक्सप्लेन कर सकती है कि बच्चे डिफरेंट क्यों होते हैं, जुड़वा बच्चे डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि हम वर्ग चक्रों का कॉन्सेप्ट लेते हैं, हम लग्न का कॉन्सेप्ट लेते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, सायन ज्योतिष में लग्न का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो वो लिंडा गुडमैन वाला जो फेमस है। और नाम से जैसे होता है तो एक राशि का नाम होता है, एक बोलने का नाम होता है। तो जो एक्यूरेसी आती है किससे आती है वो? मैंने तो ये देखा अपनी प्रैक्टिस में भाई साहब कि नाम आप कुछ भी रख लीजिए, बट लोग अपनी संतुष्टि के लिए जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा होता है उसके अक्षर के ऊपर नाम रख देते हैं। बट कोई बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है, इसके लिए मेरे पास कोई डेटा नहीं है, और ना मुझे लगता है कि इसका कोई बहुत प्रभाव है, क्योंकि नाम तरह तरह की दुनिया में आपको मिल जाएंगे। अब सभी लोग सफल भी हैं, कई लोग असफल भी हैं। अखबार में एक राशि निकलती है, 1 लाख लोग देखते हैं उसी राशि को, और आप ना अपने आप को आप सारी 12 राशियों में से फिट कर सकते हैं। और यही उनको निकालने वालों की कला है ये, कि आप कोई भी राशि के होंगे, अगर कोई भी आप राशि मान के पढ़ लोगे तो ठीक बैठ जाएगी, बिल्कुल ठीक बैठ जाएगी आपकी। एक प्रश्न है जी प्लीज। जैसे कुंडली या ये सब पत्री बनती है, कुंडली वगैरह बनती है जी, और उसको देख करके जिसको भी हम विशेषज्ञ मानते हैं या जिसके प्रति उनको लगता है कि अच्छा बाँच लेते हैं, पढ़ लेते हैं, हम उनके पास जाते हैं। जी, उन्होंने कहा आपके ऊपर पितृ दोष है, जी, आपके ऊपर काल सर्प दोष है, आप फला पूजा करा लीजिए या इसका ये अनुष्ठान हो जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगा। तो वो पूजा कराने के बाद भी वो कुंडली में दिखता है या वो गायब हो जाता है? अगर वो होता है तो कैसे होता है, नहीं होता है? हाँ बिल्कुल कैसे मालूम पड़ेगा कि वो हुआ कि नहीं, रेमेडी हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। अच्छा आपका प्रश्न है कि एग्जैक्टली रेमेडी हुई भी कि नहीं हुई, यही तो सारा खेल है, और इसी खेल पे ही सारा जादू चल रहा है। मैं आपको बताऊं, देखिए एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिटी में, और वो है कि हम लोग सफरिंग करने के लिए पैदा हुए हैं। जब आत्मा परमात्मा से अलग हुई है तो कष्ट लेने के लिए हुई है, इसलिए कष्ट का कोई निवारण नहीं है। एस्ट्रोलॉजी या कोई स्पिरिचुअल साइंस या कोई स्पिरिचुअल सब्जेक्ट ये हमको सिर्फ इनेबल करता है हाउ टू सफ़र बेटर, हम कष्ट को अच्छे से कैसे झेल सकते हैं, केवल यही हम जान सकते हैं। कष्ट का निवारण नहीं है। अब रही बात काल सर्प योग की, काल सर्प योग एक झूठ है, क्योंकि ये किसी भी वैदिक सब्जेक्ट में जो मैंने 18 साल से पढ़े हैं उसके अंदर मेंशन नहीं है, कहीं भी नहीं है। किसी ज्योतिष अथॉरिटी ने कभी काल सर्प योग की बात नहीं करी। बट जिसने भी इस चीज़ को पैदा किया उसने दिमाग बहुत अच्छा लगाया क्योंकि दुनिया डर गई। और ज्योतिष में डरने जैसा कुछ नहीं है। अगर आपको किसी ज्योतिषी से बात करके डर लग रहा है तो आप चले जाइए वहाँ से। ज्योतिष डराने के लिए नहीं है, ज्योतिष एम्पावर करने के लिए। ज्योतिषी से बात करके आपको रास्ता दिखना चाहिए, आपका माइंड खुलना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए। और हमारी वैदिक विधि में, गुरुकुल में वेदांत ज्योतिष पढ़ना सबके लिए कंपलसरी था, सबके लिए। और जिनको इसमें स्पेशलाइज करना था वो फिर बाद में गुरुकुल में कंटिन्यू करते थे। वो इसलिए कंपलसरी था कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो आप उसको क्वेश्चन कर सकें। इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप अपना सबसे प्राइवेट डेटा उसको दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर
आपको एस्ट्रोलॉजी से क्या मिलेगा हॉरोस्कोप दिखा के? आपको ये पता चलेगा कि आपकी एनर्जीज़ के प्रभाव आपके ऊपर क्या आ रहे हैं, और उसमें फ्री विल से, मतलब फेटलिज्म नहीं, उसमें आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप सफरिंग भी ले लें और आपका काम भी अच्छा हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जिन कुंडलियों में मंगल का बहुत ज़्यादा एनर्जी, जैसे मंगल योग कारक है, जनरली कर्क लगना और सिंह लगना के लिए मंगल उसमें योग कारक है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, इन लोगों को ना मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब होता प्रॉब्लम क्या है कि एक प्लैनेट से इतनी एनर्जी आ रही है आपको, तो उसको खर्च भी तो करना है ना। अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो अंदर जलेंगे, वो एनर्जी तो जलाएगी आपको, और वही कष्टों का कारण बन जाती है। कि अगर इस तरह की एनर्जी है ना, तो गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, मतलब उसकी जो रेमेडी है फिजिकल लेबर है। तो आप ऐसे लोग देखेंगे बहुत परेशान हो रहे हैं, परेशान। जैसे आप उनको फिजिकल लेबर में लगा दीजिए, चाहे आप उसको मैराथन दौड़वा दीजिए या वो जिम जाके अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देगा, आप देखिएगा कि वो इतना ज़बरदस्त नॉर्मल इंसान हो जाएगा, और वो इतना सॉर्टेड हो जाएगा कि वो बिजनेसमैन है तो बिजनेस में सक्सेस करता है, नौकरी में बहुत एक्सेल करता है, क्योंकि वो एक्सेस एनर्जीज डिसिपेट हो गई, क्योंकि उसने उसकी रेमेडी कर ली। लेकिन ऐसे लोगों के लिए एक्सरसाइज करना नेचुरल नहीं है। उनको जिस दिन पता है यार एक्सरसाइज करनी है, उनको एक दिन पहले से अपना माइंड तैयार करना पड़ता है। तो ये जो सफरिंग आप ले रहे हो, ये ऑल्टरनेटिव सफरिंग है। तो ज्योतिष हमको सफरिंग का ऑल्टरनेटिव बताती है, सफरिंग से निजात नहीं दिलाती। तो जो भी आप रेमेडी करोगे, जैसे बृहस्पति अगर आपके उसमें गड़बड़ है तो आपको फैट गेनिंग टेंडेंसी होने लगेगी, और उसका इलाज क्या है? ऑब्वियसली मीठे का कारक बृहस्पति है, तो आप मीठा मत खाइए। लेकिन आप मीठा नहीं खाएंगे तो हर पल वो रसगुल्ला आपके सामने आपको सफरिंग देगा जो कि किसी सूर्य प्रधान आदमी को नहीं देगा। तो हर व्यक्ति अलग है, तो सफरिंग का इलाज नहीं है। सफरिंग के लिए लोग ये तमाम तरह के रत्न, अंगूठी में ये सब पहनते हैं, इनका क्या? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा बहुत ही बढ़िया। अब इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोग बियर करिएगा मेरे से। हाँ जी, हाँ जी। तुम तो इंटरेस्ट ले रहे हो इंटरेस्ट ले रहे हो। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। देखिए कि महर्षि पराशर ने मतलब वो तो हमारे मतलब समझिए वो है ज्योतिष के वो भगवान है। महर्षि पराशर इज द गॉड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने ना एक षोडश वर्ग चक्र का कॉन्सेप्ट दिया। षोडश वर्ग चक्र, क्या षोडश वर्ग चक्र है? कि हर इंसान जीवन में 16 एरियाज में अपनी लाइफ जीता है। कौन से 16 है? एक तो राशि चक्र हो गया कि मैं जो फिजिकल पर्सोना है, आप कैसे बोलते हैं, दिखते हैं, कैसे सोचते हैं, ये फिजिकल पर्सोना जो है आपका, ये राशि चक्र हो गया। आपके सिबलिंग्स, नाते, रिश्तेदार, ये द्रेकाना हो गया। आपके बच्चे सप्तांशा हो गया। आपकी स्पाउस जो है वो नवांश हो गया। करियर आपका दशांश हो गया। द्वादशांशा पेरेंट्स हो गए। षोडशांशा व्हीकल्स हो गए। विंशांशा स्पिरिचुअलिटी हो गई। सिद्धांशा पढ़ाई लिखाई हो गई। बेसिकली ये 16 एरियाज में इंसान रहता है। अब प्रकृति का नियम देखिए कितना गजब है। अगर मतलब जैसे आप कोई प्लैनेट उठा लीजिए, सन या बृहस्पति, ये सारे 16 चार्ट्स में अच्छा नहीं होगा, तभी तो हम सफरिंग करेंगे। अगर राशि चक्र में अच्छा है कोई प्लैनेट, उसकी दशा है, हमारी हेल्थ अच्छी है। उसी दशा में और वही प्लैनेट द्वादशांशा में खराब है तो माँ बाप से झगड़ा हो रहा है। नवांश में खराब है, उसमें वाइफ से झगड़ा हो रहा है। लेकिन दशांश में अच्छा है तो कैरियर अच्छा चल रहा है। तो आप देखेंगे हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। सब सारे एरियाज हमारे कभी ठीक नहीं रहेंगे। 16 में से कुछ एरियाज गड़बड़ रहेंगे, कुछ एरियाज अच्छे रहेंगे। अब जेमस्टोन मोस्टली मतलब 99% एस्ट्रोलॉजर वर्ग चक्र बनाते ही नहीं, केवल राशि चक्र बनाएंगे। उसमें देखेंगे 9th लॉर्ड कि साहब आपका 9th लॉर्ड बृहस्पति है, पुखराज पहन लो, भाग्य चमकेगा। वो ये नहीं देखेंगे कि पुखराज हो सकता है सप्तांशा में 8th लॉर्ड हो, बच्चों के प्रति आपका दिमाग ही हट जाएगा और बच्चे दुश्मन बना लेंगे कि यार हम पे तो ध्यान देते नहीं है। और एक्चुअल में आपकी एनर्जी जा ही नहीं रही बच्चों में, क्योंकि वो सारी डाइवर्ट हो रही है। कैरियर में हो सकता है कि वो 12th लॉर्ड हो, तो लगातार आप इधर उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।
तो ये तो अब रिसर्च का मैटर है, लेकिन आप इसको लेमैनिश टर्म्स में ऐसे समझिए कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा ये सर्किट बोर्ड है, इस सर्किट बोर्ड में 9 सर्किट लगे हुए हैं और हर सर्किट अलग अलग एनर्जी ड्रॉ करता है। सपोज बृहस्पति की आप 30 यूनिट एनर्जी ले सकते हैं, मैं 35 ले सकता हूँ, वो 25 ले सकते हैं, ये 40 ले सकते हैं, हर एक अलग अलग एनर्जी ले सकता है। पुखराज पहनने से क्या हुआ कि स्टोन ने एनर्जी लेना और शुरू कर दिया, 10 यूनिट ज़्यादा आ गई, अब वो सर्किट हीटअप हो गया। अब हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, देयर इज़ अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये 16 वर्ग चक्रों में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो एक्सेस एनर्जी आएगी वो कहीं सफरिंग बढ़ाएगी। तो अगर ज्योतिषी जी ने ये बता दिया है, बट ये सारे 16 वर्ग चक्र स्टडी करके कोई आपको कह रहा है कि देखिए साहब मूंगा पहनिए तो मंगल की स्थिति ये है, इनमें अच्छा है इनमें बुरा है, यहाँ इन एरियाज में तकलीफ हो जाएगी, इन एरियाज में फ़ायदा मिलेगा, अब फ्री विल है, पहनिए तो पहनिए। इसीलिए कहते हैं कि जो राजसिक रेमेडी है, जेम स्टोन इज़ अ राजसिक रेमेडी। राजसिक रेमेडी इज़ लाइक टेकिंग अ लोन टू रीपे अ पास्ट लोन विच इज़ बैड इकोनॉमिक्स। मतलब कोई हमारा पुराने जन्म का लोन है, कर्म का लोन चुकाने के लिए आप लोन नहीं लेते हैं, आप कर्म करते हैं, कर्म करके आप वो कर्म चुकाते हैं। नहीं तो ये लोन बढ़ते 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 एक दिन धाड़ से हिट करेगा बहुत ज़्यादा। इसीलिए क्या है, मंत्रों को सुनिए, सात्विक रेमेडीज़ हैं। सात्विक रेमेडीज़ कभी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देती, साउंड है, वाइब्रेशंस बढ़ाता है, दिमाग की पर्सपेक्टिव खोलता है। तो किसी भी समस्या में हमें 10 सॉल्यूशन नज़र आते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दिमाग ठंडा रखो। तो ये जो दिमाग ठंडा रखते हैं साउंड्स हैं जी, तो आप साउंड्स का तो आप जानते ही हैं कि आप एक मतलब देखिए, एक डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी है साइकोलॉजी में, और वो कैसी थेरेपी है कि जब आपका इमोशनल डिसफंक्शनैलिटी होने लगे तो आप 30 सेकेंड लंबी सांस लेके छोड़ते 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 ऐसे झुक जाइए जमीन की तरफ। एस्ट्रोलॉजी का इसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि जब आपका मन, आपका जो माइंड है, जब भू की तरफ जाता है, भू तत्व की तरफ, और वो तब जाता है जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो यहाँ होता है वो दबता है, तो आपको इमीडिएटली रिलैक्स हार्मोन्स आपके माइंड में आ जाते हैं। आप ये करके देखिएगा, ओम का लंबा स्वर छोड़ के और नीचे झुक के देखिए, कभी भी आपको इमोशनल प्रॉब्लम हो, आप देखिए इमीडिएटली रिलैक्स हो जाएंगे, आप कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएंगे। तो हर प्लैनेट के इस तरह की प्रैक्टिकल लॉजिकल रेमेडीज ऋषियों ने बताई हैं। जेमस्टोन्स तब पहनने चाहिए जब आप बहुत क्लियर हैं कि नुकसान कहाँ हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, और अगर आप उस नुकसान को लेने को तैयार हैं। वरना मंत्रों में रहिए, सत्व में रहिए, कुछ मत पहनिए, आराम से आपको मतलब सफरिंग से मत भागिए, सफरिंग को आने दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने इतना कैपेबल बनाया है। और मंत्र सुनिए, अच्छा सफ़र करिए, ये है। अच्छा, फिर दूसरा इसका एक पहलू है, हम पैदा हुए 4 पुरुषार्थ के लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे हाथ की बनावट वैसी है, हमारी नर्व्स की बनावट ऐसी है। ये जो उंगली है ये धर्म की उंगली है, ये अर्थ है, ये काम है, और ये मोक्ष है, और ये आत्मा है। अब ये हार्ट के सारे एक्यूप्रेशर यही देंगे कि सब नर्व्स का कॉन्ग्रीगेशन है। आप सुबह जब पूजा में बैठते हैं तो इस मुद्रा में बैठते हैं, तो आत्मा को मोक्ष से मिलाते हैं, है कि नहीं? शक्ति मुद्रा इसको कहते हैं, जब कोई बीमार है उसको मंत्र बोलने को बोलते हैं, वही कहते हैं तुम जरा, ये अर्थ की उंगली है, ये धर्म की उंगली है, ऐसे टीका लगाते हैं, नहीं है ना? शादी की अंगूठी इसी उंगली पहनाएंगे कि धर्म के सारे कार्य इसी उंगली पे हैं। ये काम की उंगली है, डिज़ायर, आलस इतना है, काम करने का मन नहीं है, तो डिज़ायर कम है, डिज़ायर में प्रॉब्लम है, तो ये डिज़ायर की उंगली है। अब हस्तरेखा का जन्म हुआ, कीरो नाम के व्यक्ति ने एक बढ़िया किताब लिखी। अब जब कीरो आए, हस्तरेखा बहुत पॉपुलर हुई। अब क्या हुआ कि एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री को मिला दिया गया। ये बृहस्पति का पर्वत है तो यहाँ पे पुखराज बता दो, ये बुध का पर्वत है तो यहाँ पे पन्ना पहना दो। जबकि ये उंगली मोक्ष की उंगली है, मोक्ष एक सात्विक प्रक्रिया है, और रत्न एक राजसिक रेमेडी है।
राजसिक और सात्विक रेमेडीज को नहीं मिलाया जाता। ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। आई होप आई वाज एबल टू आंसर। एक प्रश्न मेरा है जी। मैं थोड़ा सा ग्रेजुएशन में दर्शन का छात्र रहा हूँ जी। तो दर्शन, भारतीय दर्शन कहता है कि जो है जन्म मरण, यश अभ्यस और लाभ हानि, ये 6 जो चीजें हैं वो व्यक्ति के जीवन के साथ ही उत्पन्न हो जाती है। जी। व्यक्ति जन्म लेता है उसी के साथ निश्चित हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो हमारे जीवन में एस्ट्रोलॉजी का क्या महत्व है? अगर ये सारी चीजें निश्चित हैं, होनी ही है, एक्सीडेंट हमारा निश्चित है कि होगा, इस जगह पे होगा, इस टाइम पर होगा, तो एस्ट्रोलॉजी की क्या भूमिका आती है हमारे जीवन में, या इसका क्या महत्व है हमारे लिए? देखिए, ऐसा तो ये है ही नहीं कि इस समय एक्सीडेंट होगा तो होगा, ऐसा नहीं। नहीं, जो फिलॉसफी कहती है, भारतीय दर्शन जो कहता है वो कहता है कि आपका निश्चित है, जीवन भी एक निश्चित है, निश्चित तक ही जिएगी। यहाँ तक कि हमारे धर्म में भगवान राम के लिए भी काल आया बिल्कुल कि प्रभु आपने जो समय मांगा था वो तो पूरा हो गया, अब आप चलिए या अपना समय बढ़वाइए। तो हमारा जीवन तो निश्चित है, तय है ना। जो एस्ट्रोलॉजी है वो भी तो पार्ट ऑफ हिंदू मैथोलॉजी है। मैथोलॉजी का पार्ट नहीं है, वो वेदों का पार्ट है, वेद अंग है। ज्योतिष इज अ वेद अंग, वेदों का एक अंग है। जी हाँ, जो है एस्ट्रोलॉजी भी एक अंग है। आपकी बात को मैं थोड़ा स्पष्ट करूँ। मेरे पास भी सिर्फ फिलोसफी है। तो रामचरितमानस में तो कहते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश। तो जो आप कह रहे हैं कि ये 6 चीजें निश्चित हैं, तो उसमें ये भी निश्चित है कि आप ये कर्म करेंगे, ये ज्योतिष करेंगे तो ये इससे यश से बचेंगे और इस अपयश से बचेंगे। तो ज्योतिष जैसे वेदांग 6 हमारे शिक्षा कल्प, ज्योतिष, व्याकरण और छंद, इसमें ज्योतिष को आई कहा गया कि जहाँ कहीं भी सर दिखाई नहीं देता है, जहाँ अंधकार होता है वहाँ ज्योतिष प्रकाश प्रदान करता है। तो ये जो 6 चीजें हैं सर, चाहे जन्म है, मरण है, यश है, अपयश है, लाभ और हानि है, इनको किसी को बढ़ाता है, किसी को कम करता है, और वो भी निश्चित है कि आपको ये करना ही है, वो भी प्रारब्ध में लिखा गया है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें ये अब इसका एक दूसरा प्रारूप देता हूं सर। और सर एक चीज मैं इसमें कहना चाहूँगा, जनरली क्या है, आपने सर बहुत ही अच्छा बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे वेदों को, वेदांगों को और उपनिषदों को, और यहाँ तक कि श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस को, इनको लोग माइथोलॉजी मानते हैं। नहीं, जैसे अभी ये बोल रहे थे, तो मैं बता रहा हूँ सर कि माइथोलॉजी का केवल एक सिंपल अर्थ होता है कि जो ये हमारी कठिन चीजें थी, जब इनको कहानियों के माध्यम से, अतिशोक्तियों के माध्यम से समझाया गया, तब उसको माइथोलॉजी कहा। तो माइथोलॉजी केवल पुराण है सर, बाकी जो है हमारे धर्मशास्त्र। बिल्कुल सही बात, एग्जैक्टली यही पॉइंट है, इन्होंने बहुत अच्छा बताया। और दूसरा मैं आपको बताऊं, कर्म एक वो थ्योरी है, कर्मा थ्योरी। मेरे कहने का मेरा जो इनका अर्थ ये मेरे जीवन में, जैसे व्यक्ति के जीवन में क्या रोल है, मैं आपको बता, मृत्यु होनी है तो होनी है, क्या उस मृत्यु को ज्योतिष के आधार पे काटा जा सकता है? इनका अर्थ आप यही है ना, अगर कोई दुर्घटना होनी है तो अगर मुझे यहाँ से नीचे गिरना है तो क्या उसको काटा जा सकता है? बिल्कुल रोक सकते, बिल्कुल रोक सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि जो आपका, एक मिनट पंकज जी, जो आपका प्रश्न था वो प्रश्न आपका यही है, क्या हम जो ज्योतिष के आधार पर हम जो पूजा पाठ इत्यादि हम करवाते हैं, क्या ज्योतिष के आधार पर वो अगर पंडित जी ने या आचार्य जी ने अगर उसकी कोई शांति का प्रावधान किया तो क्या वो शांति हुई या नहीं हुई? अब वो उसी का वही प्रश्न ये है जी जी, शांति हुई कि नहीं हुई? हाँ। और फिर आपको पता कैसे चले? नहीं तो वो होगा कि नहीं होगा, करेगी कि नहीं करेगी? ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात। छोटा सा बन सकती है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन बन जाएगी। हर वाले लोग हैं, हाँ बिल्कुल है, मैं लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। मैं छोटा सा एक निवेदन कर दूं, भृगु संहिता, भृगु संहिता बहुत बढ़िया एग्जांपल। भृगु संहिता का बड़ा सुंदर सा एक वृत्तांत मिलता है। भृगु जी महाराज ने, इतिहास की पौराणिक कथा है, और पौराणिक कथा को हम लोग माइथोलॉजी से हम लोग नहीं कर सकते, क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे भिन्न हूँ। हम लोगों ने कथा और कहानियों में अंतर कर दिया है। कहानियों में परिवर्तन हो सकता है लेकिन कथाओं में परिवर्तन नहीं होता। और हमारे सनातन धर्म की 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ है वेद,
दूसरा स्तंभ है उपनिषद, तीसरा स्तंभ है पुराण और चौथा स्तंभ है शास्त्र। इतनी बड़ी सभा के अंदर इतने विद्वजनों के मध्य में बोलना शोभा नहीं देता है, क्योंकि मैं तो अभी छात्र भी नहीं हूँ, अभी प्राथमिक छात्र हूँ धर्म का, विद्या का, ज्ञान का, बुद्धि का। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि आज का जो प्रतिपाद्य विषय जो पीएल पैलेस में किया गया है, इस पर नियमित रूप से चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। होम्योपैथी सर बिल्कुल नया विज्ञान आया है सर, जो हमारी ग्राउंड एनर्जी होती है सर, ये कहते हैं कि हर 9 मीटर तक नीचे से एक रेडियो एक्टिव वेव्स भी उसको कह सकते हो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हो, जिसको हम भाप कह देते हैं सिंपल भाषा में। धरती से भाप निकलती है सर। तो कई बार देखा होगा कोई व्यक्ति यहाँ पे सो रहा है वहाँ पे, और यदि उसके जस्ट नीचे से वो भाप गुजर रही है, जिसको सिंपल भाषा में भाप बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं, कुछ भी बोल दीजिए, तो यदि वो निकल रही है तो उस व्यक्ति पर इतना गलत प्रभाव होता है कि कैंसरस भी हो जाता है, वो वाला कैंसर हो जाता है, या अन्य कोई भी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। और केवल वो वहाँ से हल्का सा चेंज करता है अपना बिस्तर तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, या अपना कक्ष चेंज करके परिवर्तित कर लेता है तो भी वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और फाइनली जो सारे ग्रंथ हैं वो 3 पंक्तियों पर जो राम सुखदास जी महाराज ने बोला उन पर टिके हुए हैं। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ, और भगवान सदा सर्वदा मेरे साथ रहता है और संसार कभी भी मेरे साथ नहीं रहता। यदि ये 3 पंक्तियाँ सर एक साथ है तो सारे के सारे समाधान इन्हीं के साथ हो जाते हैं। और अंत में सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का मैं विद्यार्थी हूँ सर, गीतार्थी कहता हूँ अपने आप को। तो सर जो ज्ञान योग है, कर्म योग है और भक्ति योग है। ज्ञान योग 1% है, तो कर्म योग गीता में बताया गया, राम सुखदास जी ने भी बोला कि 10 गुना है, और जो भक्ति योग है इसका प्रभाव 100 गुना है। यदि कोई ज्ञानी है तो वो 1 है, कर्म योगी है तो 1:10, और यदि वो भक्त योगी है तो वो फिर मीरा के समान बन जाता है सर, और वो 100% हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। इसलिए जैसे सर आपने बताया कि हमें सात्विक आचरण करना चाहिए, जितने भी मंत्रोच्चार है, जितने भी हमारे कर्म बताए गए हैं वो करना चाहिए, न कि जो अन्य उपाय इधर उधर बताते रहते हैं वो करना चाहिए। वो सर बिल्कुल सही है, और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भी वो सटीक बैठता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं सुबह आपसे अवश्य मिलूंगा सर, और बाकी सभी से तो हम मिलते ही रहते हैं, हमारे परिवार के अंग हैं सर सभी, आगरा परिवार के। तो सभी बंधु भगिनी जो बैठे हैं सभी को प्रणाम, राधे राधे। मेरा एक प्रश्न है कि ज्योतिष और वास्तु का क्या केवल बड़े लोगों के लिए हित है, सर्व समाज के लिए ज्योतिष का क्या हित होता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, और मेरे दिल के इतना करीब है ये प्रश्न कि मेरा जितना अथक प्रयास ज्योतिष में मैंने अब तक किया है वो केवल इसी प्रश्न के लिए किया है, केवल इसी प्रश्न के लिए। मैं अक्सर ये सोचता था कि एस्ट्रोलॉजर्स जो जेन्युइन है, मतलब जैसे डॉक्टर ढूंढते हैं हम, जैसे आपने बताया ना महन जी ने कितना सटीक बात कही कि गुरुकुल की स्थापना करिए। आप मेडिकल कॉलेजेस को बंद करा देंगे तो क्वैक्स पैदा हो जाएंगे, समाज की जरूरत खत्म नहीं होगी। इसी तरह अगर ज्योतिष को अगर हम लोग रिसर्च नहीं करेंगे तो वो क्वैक्स के हाथ में रहेगा। इसलिए गुरुकुल चाहिए, हमको रिसर्च करनी है, इंस्टीट्यूट्स चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए। अब जो इतना बढ़िया मेरे पूरा ज्योतिष का मकसद आपने एक सेंटेंस में बोला। और इसमें एक चीज मैं आपको कह दूं कि एस्ट्रोलॉजी आज इसलिए बदनाम है क्योंकि ये क्वैक्स की वजह से एस्ट्रोलॉजी बदनाम नहीं है, ये उन पढ़े लिखे लोगों की वजह से एस्ट्रोलॉजी बदनाम है जो एस्ट्रोलॉजी को क्रिटिसाइज करते हैं बिना उसको पढ़ने का कष्ट लिए। एक निवेदन सब लोगों से, आप जहाँ जहाँ जिससे मिले और कोई अपने आप को बोले मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मैं कुछ नहीं मानता, आप उसको सिर्फ हाथ जोड़ के ये बोलिए कि एस्ट्रोलॉजी की आप बुराई कर रहे हैं तो क्या आपने पढ़ा है? आपने कोशिश की है कि इसमें है क्या? पढ़िए और फिर डिस्कार्ड करिए। अब जो साहब ने प्रश्न किया कि आम लोगों का कोई जन समस्या के लिए क्या किया जाए, मैं भी ये सोचता रहा कि एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाएं। मेरे यहाँ एस्ट्रो जागृति सेशन हफ्ते में 1 दिन होता है और उसमें 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे भी लग जाते हैं। एक कुंडली देख पाता हूँ 1 हफ्ते में, और ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सब लोग दिखाना चाहते हैं। लेकिन
अब कहाँ तक आप कैसे करोगे? तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको फ्री करूं, कि किसी को हॉरोस्कोप दिखाने की जरूरत ही ना पड़े, हॉरोस्कोप दिखाने की जरूरत ही ना पड़े, और एक ऐसे वैदिक, जैसे हमारे ना जैसे ग्रह होते हैं ऐसे उपग्रह होते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जिनको हम सहमा बोलते हैं, बहुत सारे ट्रांजिटल पॉइंट्स होते हैं। इन सारे पॉइंट्स में से जो एनर्जीज हैं बिना कुंडली दिखाए आप ज्योतिष से कैसे लाभ ले सकते हैं, इसके ऊपर मैंने बहुत सोचा। तो भी वैदिक मंत्र ग्रहों को असर करते हैं, जो प्लैनेटरी एनर्जीज, प्लैनेटरी सहमास, प्लैनेटरी पॉइंट्स, केवल मैं वो सारे मंत्र, ये सारे मंत्र मैं एक जगह कर दूंगा। किसी को बस खाली सुनना है और चला के छोड़ देना, अपना अपना काम करना है। किसी को कुंडली दिखानी नहीं है, मंत्र सुनिए और बस जैसे आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं ना, सुबह मॉडेम चला लीजिए, तो दिन भर फिर आप मॉडेम नहीं देखते हैं कि इसमें हरी लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, आप सिर्फ इंटरनेट यूज करते हैं। तो मैं उसी कॉन्सेप्ट पे चला, मैंने कहा एक मॉडेम चला दे कोई सुबह और उसके बाद अपनी जिंदगी जिए, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आप कोई भी मंत्र उठा लीजिए और वो जन सामान्य तक, मतलब किसी को कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा प्रश्न है भाई, ये समाधान ये सभी लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी है और मेरा व्यक्तिगत है जैसा भी है, कि मंत्रों की जो व्यवस्था है, उनकी जो स्वर, आलोक या व्यंजन इत्यादि की जो व्यवस्था दी गई है, क्या मंत्र हमको वही सुनने चाहिए, वही श्रवण करने चाहिए जैसे महामृत्युंजय मंत्र है? अब महामृत्युंजय मंत्र जो एक वैदिक परंपरा में जो हमको प्राप्त है, क्या हमको उसी मंत्र से ही लाभ होगा या किसी भी व्यक्ति के महामृत्युंजय जपने से लाभ होगा? क्योंकि हाँ, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ पर ये कहा गया, मंत्रो हीना स्वरतो वर्णतो व मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु सरतो पराघात। जिस प्रकार से केवल स्वर ऊपर और नीचे करने की बजाय दाया कर दिया था ब्राह्मणों ने, तो केवल इंद्र का शत्रु वृत्तासुर का नाश हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं हम महामृत्युंजय जो एक वैदिक परंपरा का जो मंत्र है, अगर स्वर के केवल एक हाथ के यूं जाने की बजाय या यूं जाने की बजाय अगर यूं हो गया, या इसको आप ऐसे मान लीजिए कि हाँ, तो वो सामान्य लोगों के लिए यही है कि जैसे मैंने कहा कि भाई साहब आ रहे हैं, रोको मत, आने दो, पीछे वाले ने कहा महाराज जी कह के गए वो आ रहे हैं, रोको मत आने। तो ये व्यवस्था जो होती है वो थोड़ा सा देखिए, इसमें क्या है, बहुत लोगों ने ये कहा है कि मंत्रों को कोई दे तभी सुनो। एक तो होता है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। मैंने क्या देखा कि जैसे गुरुकुल नहीं है हमारे पास, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस नहीं, तो हम एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिकल करके देखता हूँ, पहले अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, कि मैं सिर्फ मंत्र को चला के छोड़ दूंगा, एक स्लाइड बनाऊंगा, उसमें मंत्र का टेक्स्ट लिखूंगा और लोगों को बोलूंगा कि इसको है ना, जैसे आप अखबार पढ़ते हो वैसे पढ़ दो। मतलब एक प्रैक्टिकल, हो सकता है मैं गलत हो। और मैंने इसकी सारा चीज़ ये कि घर घर तक मंत्र, मतलब बिना किसी, आप पढ़िए, सुन के पढ़िए, बैठ के पढ़िए। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मैंने सोचा कि अब मैं इतनी पद्धति सीखने जाऊँ या रिसर्च करूँ, गुरुकुल्स है नहीं, तो क्यों ना प्रैक्टिकल शुरू करूँ। और फिर मैंने लोगों को बोला कि आप बस मंत्र को चला के छोड़ दीजिए, कानों में पढ़ने दीजिए। और ये बड़े बोरिंग मंत्र हैं, ये वो फिल्मी वाले नहीं हैं भजन, क्योंकि फिल्मों से वो वाइब्रेशन हट जाता है। ये बिल्कुल जैसे बोरिंग तरीके से गाए हुए हैं, जो कि हम नेचुरल वाइब्रेशन को आपको हिलाएंगे, जैसे हम लोग आरती करते हैं, जैसे हम लोग ये करते हैं। और फिर फीडबैक आना शुरू हुआ। मतलब आप देखिए कि लोगों की ज़िंदगी में एक्चुअल परिवर्तन हो रहा है साउंड से। तो मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि इसको कैसे, मतलब वो उसके आगे की सारी परतें हटा दी और ये कहते हैं मंत्र सुनिए। अब अगर कोई जैसे ज्ञानी बहुत, जैसे महन जी हैं, ऐसे लोग आपको मिलेंगे नहीं ना, ये प्रॉब्लम है। ये आज हमारे बीच बैठे हैं, आज हम इनको सुन सकते हैं, तो ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलेगा ना, तो आप उसका क्या सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा सा कानून तोड़ता हूँ और देखा कि फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है।
तो जब मैंने देखा ये प्रैक्टिकली इतना फीडबैक आ रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक है, इसको सब चीज़ों से फ्री करके अब मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि लेट के, बैठ के, खा के, नहा के, बिना नहा के आप बस साउंड को डालिए। ये आपके न्यूरॉन पाथवेज को रीअलाइन करेगा, न्यूरॉन ब्लॉकेजेस को हटाएगा और पर्सपेक्टिव खुलेंगे, और जो चीज़ आपको पहले नहीं दिख रही है अब आपको दिख रही है, और उसकी वजह से आप राइट डिसीजन लेंगे फ्री विल से, नॉट फेट। फेट नहीं है, आप फ्री विल से आप अपनी ज़िंदगी का कमांड लीजिए ज्योतिष के थ्रू, और जैसा चाहे उसको जिए आप। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, जैसा कि स्वामी जी ने बताया, हम गुलाम नहीं हैं, हम प्लानिटरी की एनर्जीज को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट वर्जन बने। लोग होते हैं ना सर, हाँ। एक बार दोबारा बोलना चाहूँ, जी। 2 लोग होते हैं, कोई बोलता है स्वा, कोई बोलता है स्वाहा। स्वाहा, उन दोनों का इम्पैक्ट अलग अलग है। मैं आपको बताऊं क्या है, इवेंचुअली हमारा गोल क्या है, आदमी ठीक होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा गोल है। दृष्टि से भी उच्चारण में अंतर आएगा जी, हाँ भौगोलिक दृष्टि से भी आएगा। मेरा ये कहना है कि आप अंग्रेज नहीं बोल पाएगा वो, नहीं बोल पाएगा। एक मेरा प्रश्न है, बिल्कुल आएगा, उच्चारण में डिफरेंस आएगा, तो क्या वो वहाँ प्रभावी नहीं होगा? बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली ये लॉजिक। मैं एक प्रश्न ये करना चाहता हूँ। कहाँ है यहाँ पर? अब मेरा प्रश्न ये है, अभी जैसे महामंत्र या कोई भी मंत्र है, मृत्यु तो फिर भी आएगी, हम कोई भी मंत्र पढ़े, बिल्कुल आएगी। अच्छा, फिर आपने भी आएगी सर, नहीं, शरीर तो मृत्यु होगा, आएगी आएगी, सब शरीर तो मृत्यु होगा, मैं आपको बता दूं, शरीर तो मृत्यु होगा, शरीर मृत होगा, मैं बता देता हूं, शरीर मृत होगा। मैं बता देता हूं। मेरा प्रश्न पूरा नहीं। देखिए, हमारा जीवन जीने का, पैदा होने का कोई उद्देश्य है, और अगर है तो वो कैसे पूर्ण होगा? फिर बताइए, ये जो सारी हमने प्रकृति की बात करी कि एस्ट्रोलॉजी से या कौन सी राशि कहाँ है, या ये सब बातें हैं जो प्रकृति से रिलेटेड है। देखिए, प्रकृति ही भगवान है। भगवन, भू गगन वायु अग्नि नीर, ये भगवान है, पंचतत्व ही भगवान है ना। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया और आप सभी लोगों के बीच में मैं उपस्थित हुआ, और सबसे प्रमुख बात है कि विषय बहुत अनंत है। किसी भी दर्शन शास्त्र का विषय अलग है, न्याय शास्त्र का अलग है, हमारे यहाँ वेदांत विषय अलग है। वेदांत की जब हम बात करते हैं, दर्शन उसको खंडित करता है, जब हम दर्शन की बात करते हैं तो वो वेदांत को खंडित करता है। तो ये हमारे सनातन धर्म की एक बड़ी सुंदर सी व्यवस्था है कि जिस व्यवस्था के अंतर्गत में वो सबको मान्यता है। मन में केवल ये था कि अभी अगर मेरा वजन जो है वो 52 किलो है, 52 kg का वजन है, और मैं डूब जाती हूँ, तो अभी अगर मैं जीवित हूँ तब तो मैं डूब जाऊंगी, और अगर थोड़ी देर बाद प्राण नहीं रहे तो मैं तैरकर ऊपर आ जाऊंगी। तो वो कौन सा तत्व है जो कम हो गया? वजन तो वही रहा होगा, 52 किलो। मैं विगत काफी समय से ये जिज्ञासा है मन में, ये प्रश्न चल रहा है कि वो कौन सा तत्व मेरी देह से कम हो गया जिसके कारण ये हुआ है। वही तत्व जो है वो सूक्ष्म है, उसको प्राण बोलते हैं जी। और वो इतना वजनदार है कि वो आपके सारे वजन को डिफाइन कर रहा है, लेकिन वो है बहुत सूक्ष्म, एकदम सटल। तो सटलता एकदम बिल्कुल। बस यही मैं पूछना चाहती हूँ। आज का ये जो सेशन था मेरे लिए एक, मैं तो बिल्कुल लर्नर भी नहीं हूँ, तो वास्तव में अनीश जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतने लोगों को एक ज्ञानवर्धक चीज़ दी, और वास्तव में लोगों में इससे उत्सुकता पैदा हुई कि हम जो है, ज्योतिष भी एक शास्त्र है, और इस शास्त्र को पढ़ने के लिए हमें भी क्या क्या इफेक्ट्स उसके हो सकते हैं स्वामी जी ने बताए। एक स्वामी जी ने अभी एक बात और कहा था, अभी एक रिसेंटली एक शोध हुआ है, उसने बताया है कि जिस तरह से हम लोगों में प्राण तत्व रहता है, पृथ्वी को हम ऐसा समझते हैं, यह भी प्राण तत्व है, और इसके अंदर भी संवेदनाएं होती हैं, और समय के अनुसार ये भी अपनी प्रकृति, ये जो पृथ्वी है, ये भी अपने अंदर परिवर्तन करती है। इसलिए आप सब बंधु यहाँ आए, मैं आप सभी बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे अनीश जी नए नए शोध करें, हम सभी बंधुओं को दिग्दर्शित करें, हम लोगों को प्रेरित करें, और हम लोगों को इस बात के लिए भी अपनी क्या कहना चाहिए, ज्योतिष के द्वारा इस बात के लिए प्रेरित करें कि सारा समाज एक हो। तो मुझे लग रहा है कि अनीश जी जैसे जो योग्य
हमारी जो युवा पीढ़ी के और इस पीढ़ी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये और आगे नई नई मानव को सुलभ बनाने के लिए, जीवन को सुलभ बनाने के लिए अपने अनुभव और अपने शोध हमारे सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। मैं आप सभी का साधुवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु में रहे आदरणीय श्री अनीश प्रसाद जी, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की अनुमति दी। अगर वो ना होते तो शायद हम आज यहाँ नहीं बैठे होते। तो जो आज का विषय था वो हमारे आदरणीय अनीश प्रसाद जी IPS, जो अभी वर्तमान में दिल्ली में रेल विभाग में विजिलेंस के डायरेक्टर हैं, और अनेकों जनपद में आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रहे, DIG रहे, CBI में रहे, बहुत प्रमुख पदों पर आप विराजमान रहे। तो पहले तो मैं यही डरता रहा कि एक ऐसा विशाल व्यक्तित्व क्या अनुमति दे पाएगा। इसी बीच हमारे छोटे भाई DN दुबे जी ने कहा हाँ भैया कह देंगे हो जाएगा, और भैया चाहते भी हैं कि कुछ शहर के अच्छे लोगों से मुलाकात हो। तो उनकी प्रेरणा से आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए, और चूंकि अल्प समय था, समय का अभाव था, किंतु भाव में अभाव नहीं था। क्या बात है। और जहाँ ज्योतिष की बात आई, न्याय के साथ साथ ज्योतिष की बात आई, तो मैं समझ गया कि ये कार्यक्रम तो सफल होना ही है। कि ज्योतिष तभी अनुमति देता है जब वह काल और खंड चयन कर लेता है। तो इतने शुभ अवसर पर आप सब यहाँ पधारे। हमारे शहर के अभिभावक आदरणीय भवेंद्र जी भाई साहब, आपने भी देरी नहीं की, अनुमति दे दी, हौसला बढ़ा, हम आगे बढ़े। परमादरणीय स्वामी जी से अनुमति ली, आपने भी विलंब नहीं किया, बोले हर हर महादेव, हर जगह उपस्थित हूँ मैं, बुलाओ कहाँ आना है। तो ऐसे हमारे स्वामी जी, मैं आभार प्रकट करता हूँ आपका, आपने अनुमति दी। हमारे आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, आप भी बहुत व्यस्त रहते हैं अपने न्यायिक कार्य में, आपने भी आने को कहा। मेरे बड़े भाई पंडित अश्वनी मिश्रा जी, जो यमुना सत्याग्रही हैं, आप भी हमारे बीच आए। सबसे बड़ी बात है कि जब अनीश सर का नाम सुना हमारे पेंसिया जी ने, उन्होंने कहा यार सर से मैं भी मिलने आऊँगा। पेंसिया जी के घर अगर कोई गए हों तो शायद समझ पा रहे होंगे कि उनके घर में गौशाला है। माननीय विधायक जी गए क्या? माननीय विधायक जी का भी जगनेर में करीब 100-125 गौशाला में गाय हैं, जो अपने निजी हैं, पंडितों के भी पंडित हैं। इनके घर में घुसते ही नहीं लगता है कि हम किसी अधिकारी वर्ग के घर में आए हैं, ऐसा लगता है हम जैसे किसी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। घुसते ही राइट हैंड पे विशाल मंदिर का निर्माण, इधर अच्छा अंदर ले गए, इन्होंने दिखाया देखो मेरी डाइनिंग टेबल, मैंने कहा तो बड़ा आलीशान होगा, वो ऐसा कुछ नहीं था। नीचे बिछा करके गद्दा, और बोले हम पूरा परिवार नीचे खाते हैं बैठकर, नित्य हवन वगैरह, यानी कि बहुत कहने को है उनके बारे में। तो वो आए, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। हमारे आपके बगल में मनमोहन जी विभाग प्रचार प्रमुख हैं, हमारे मनमोहन जी भाई साहब शहर के सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप आए। हमारे ये विजय भाई, विजय सामा जी, मोहित जैन जी, आपकी धर्मपत्नी है दीप्ति जैन जी, आप वास्तु विशेषज्ञ हैं। और ये हमारे एडवोकेट अनुराधा तिवारी जी, आप आई। रुचि बहन आप आई, और हमारे ये रिनेश जी भाई साहब आए, और कमलेश जी भाई साहब, आप भी सब धीरे धीरे अंतर मन से सबको सुन रहे थे। आदत होता है, कम बोलते हैं पर सुनते सब कुछ है।
नज़र रखते हैं सब पर। हमारे पूर्व मेयर जो है इंद्रजीत जी भाई साहब पधारे, और सबसे बहुमूल्य समय आज के कालखंड में, चूँकि 10 तारीख को काउंटिंग होने वाली है, ऐसे समय में मैं नहीं समझता कि प्रशासन के पास समय है, किंतु कहीं ना कहीं आपके प्रति प्यार भरा है दिल में, ऐसा भाव है। अंत में आए किंतु आए, मैं नमन करता हूँ ऐसे बड़े भाई को। मना कर सकते थे एक बार में कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं ऐसे भाई को नमन करता हूँ। आप आए, आप आगरा में अपर जिलाधिकारी प्रशासन है सर, अजय कुमार सिंह आपका नाम है सर। आप अनीस सर हैं, अनीस प्रसाद जी, और इस कार्यक्रम का जो बड़े अच्छे सुलभ तरीके से, बोर नहीं होने दिया हमको। कीमत संचालकों की कीमत होती है, किंतु इनकी कोई कीमत नहीं है। इनकी कीमत मैं दे नहीं सकता हूँ, यो तो है अनमोल कीमत है। ऐसे हमारे भाई, और सर ये करीब मुझे हो गया 30-32 साल आपके साथ सामाजिक गतिविधियों में, और ऐसे पवन सिंह जी आप जो है बड़े परिवार से हैं, कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं आगरा में, और अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी जो चंद्रशेखर जी हैं उनके आप भतीजे लगे, बलिया से हैं आप। तो ऐसे भाई का आभार प्रकट करता हूँ। भाई के साथ एक भाई मेरा और आया है जो 3 घंटे से लगातार बैठा नहीं है। आप कल्पना करिए कि 3 घंटे किसी को खड़ा कर दिया जाए तो स्वस्थ व्यक्ति भी है एक बार बैठने की चाह रखता है। ऐसा ये मेरा भाई हम लोगों के साथ जो है लगातार हम लोगों का साथ दे रहा है ये। और चूंकि ये कार्यक्रम लघु जरूर था पर संकलन योग्य था, इसका संग्रह करना आवश्यक था। तो इस संग्रह में इस भाई ने जो मेरा साथ दिया है, मैं इसको कतई नहीं भूलूंगा, इसको विशेष पुरस्कार पुरस्कृत करूंगा, और मैं इसको हमेशा इसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। और ये जो संकलन हुआ है भाई साहब, इसकी एक प्रति अभी पवन जी इसको अपने उसमें करेंगे, तो मैं आप सबको, इसीलिए आप सबका मैंने दूरभाष नंबर ले लिया है, उस पर सबको हम प्रेषित कर देंगे। हमारे ये हेमेंद्र पाठक जी हमारे साथी हैं सर, परिचय करा चुका था अपने बार काउंसिल के, हमारे लीडर हैं हेमेंद्र पाठक जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कमिश्नरी में। और हमारे राकेश चंद्र शुक्ला जी, आपका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बड़ा तामझाम आपने फैला रखा है, फिर भी आपके लिए इन्होंने इतना समय दिया, मेरे ऊपर कृपा करी इन्होंने, क्योंकि सब कुछ ले लीजिए, 1 लीटर खून ले लो आप किसी का, पर लगातार समय हम नहीं दे पाएंगे आपको। इस शहर की एक खासियत बता रहा हूँ सर, इस शहर में प्रत्येक वर्ष, शायद हमारे साथियों को भी ये ज्ञान नहीं होगा, प्रत्येक वर्ष नहीं तो कम से कम 500 ब्लड डोनेशन की कैंप लगते हैं। तमाम कैंप है जिनको हमें जानते तक नहीं है, और वो कैंप लगाते हैं। खून आदमी ऐसे खड़ा होकर कहता है मेरा ले लो, बट सर आप कहेंगे कि ना 1 घंटा समय चाहिए आपका, चौबे जी माफ करना है ना। तो मैं ऐसे तुलना कर रहा हूं, तो ऐसे महानुभावों को मैं सर झुका के नमन करता हूं कि आपने मुझे ये बहुमूल्य समय दिया। मेरे साथ हमारे लव कुश मिश्रा जी, ये सब अपने आप में सर एक यूनिट है सर, संस्था है ये। लव कुश मिश्रा जी हमारे साथ मॉरिशस भी गए, वहाँ भी इनका व्यक्तित्व हमने देखा उस बड़े मंच पर। ऐसे हमारे लव कुश मिश्रा जी, इन्होंने हमें समय दिया। अपने आर्किटेक्ट हमारे राजीव द्विवेदी जी सर, ये पूरे शहर में विशेषज्ञ हैं सर, अच्छे और भवन के उसमें, और हमारा साथ दे रहे सर, मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे छोटा भाई सर, मैं इसका आभार प्रकट करता हूँ। एक बार इसलिए सर मैं पुनः परिचय करा रहा हूँ ताकि ये कभी आपको भविष्य में मिलते हैं तो इनके चेहरे से याद रहेगा। मेरा भाई किशन, मेरे भाई ये
सुधीर शर्मा जी हमारे बीच हैं, गुप्ता जी, राकेश जी भाई साहब हमारे व्यापारी लीडर है, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं सर सचिन लाहौटी जी। बोला आज इन्होंने नहीं, पर सर इनकी इच्छा है बोलने की, बट बहुत जल्दी सर हम लोग एक बृहद कैंप लगाएंगे, उस कैंप में रखा जाएगा जैसा कि स्वामी जी ने कहा है 2 दिवसीय, और उस आपके अनुभव का सर हम लोग लाभ लेंगे। ये लोग भी घंटों ज्योतिष पे बोल सकते हैं सर, इतना अध्ययन, ये तो राधा रानी के भक्त हैं सर। मेरा भाई ये मेरे भूषण जी, अमित अग्रवाल जी, और ये नाम है इनका सौरभ जी। एक मेरा भाई सर चुप रहता है पूरे कार्यक्रम में, पर अगर बोलेगा तो संपूर्ण व्यक्तित्व का आपको आभास हो जाएगा सर। और मैं बुलवाऊंगा जरूर सर, आज तो समापन है सर, पर बुलवाऊंगा, चाय में विलम्ब हो रहा है, पर इनसे जरूर सर आप एक बार मुलाकात करेंगे। ये और ये दीपक हमारा भाई सर, विजय भाई साहब, आज ही सर इनको चलते चलते मैंने कहा सर आप ज्योतिष का बड़ा अच्छा ज्ञान रखते हैं सर, बहुत ही अच्छा ज्ञान रखते हैं, और करीब सैकड़ों लोग तो व्हाट्सएप पर आपका स्मरण प्रतिदिन और हमारे स्वीटी जी सर, नाम यथा नाम तथा बस चौबे जी के पिताजी भी आगरा के बहुत बढ़िया ज्योतिषाचार्य, बहुत मतलब अच्छा, बहुत बढ़िया ज्योतिषाचार्य थे पिताजी। मैं सर जरूर ज्योतिष पुत्र हूँ, बट अज्ञानी हूँ सर। यही ज्ञानवान की विशेषता है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। कुछ नहीं आता मुझे विद्या विनय सारी बात तो ठीक है, लेकिन ये नहीं पता चला कुंडली कहाँ से बनेगी। चलो कह दिया महंगी बनेगी, महंगी। एक परिचय सर छोटे भाई का करा दूं, क्योंकि ये छोटा भाई जो है इंडियन ऑयल में डिप्टी खड़े हो जाए भैया, डिप्टी GM है, आप दिल्ली में है।